तो अब हम करने वाले हैं D9 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का। इसमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वेयर अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द गिवन हाइपरबोला। तो जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं इस हाइपरबोला पे, उस पॉइंट का पाथ, उस पॉइंट का लोकस इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल होगा। तो पहले हम इसका डायरेक्टर सर्कल लिख रहे हैं। अब डायरेक्टर सर्कल लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे हमको यहाँ पे मिल गया cos 2 अल्फा। गिवन है कि अल्फा 0 टू पाई बाय 4 ओपन इंटरवल में है, देयरफॉर cos 2 अल्फा जो है पॉजिटिव होगा। अब cos 2 अल्फा पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये एक रियल सर्कल है और ये रियल सर्कल है पॉजिटिव रेडियस के साथ। देयरफॉर वी हैव इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाइंग ऑन दैट सर्कमफ्रेंस, और वहां से सर्कमफ्रेंस पे बैठे हुए किसी भी पॉइंट से हम लोग इस पर जब टेंजेंट्स बनाएंगे, दो टेंजेंट्स बनाएंगे, तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। देयरफॉर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इज रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो 2 पार्ट 1 का है, उसमें हमसे पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स दिस विच इंक्लूडेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्या है कि अगर इस एलिप्स की कोई टेंजेंट बनाए तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में वो जो इंटरसेप्ट बनाती है उसके मिडिल पॉइंट का लोकस हमें निकालना है। तो हमने एलिप्स बना लिया है रफली और उसकी कोई टेंजेंट पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दी है। जब हम इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को जीरो करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो करने पे पॉइंट बी और वाई कोऑर्डिनेट को जीरो करने पे पॉइंट ए मिलेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है। तो ए बी के मिड पॉइंट का लोकस हमें निकालना है। ए बी का मिड पॉइंट एम ये आएगा, इसी का लोकस हम चाहते हैं एच को के मान लिया, तो थीटा को एलिमिनेट करना है। cos थीटा आ गया 2/8, sin थीटा आ गया 3/2 के। स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे इन ऑर्डर टू एलिमिनेट थीटा, और ऐसा करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 23। इसमें जो स्टेटमेंट है वो है एन एलिप्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला 2x² - 2y² इक्वल टू 1 ऑर्थोगोनली। तो एक एलिप्स है जो गिवन हाइपरबोला को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, मतलब जहां वो इंटरसेक्शन कर रहे हैं वो पॉइंट पे दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल π/2 है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट द हाइपरबोला। मतलब कि एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है। आगे, इफ द एक्सिस ऑफ द एलिप्स आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब अगर एलिप्स के एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हों तो उस केस में हमको इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं, एक रफ डायग्राम बना लिया हमने। इस रफ डायग्राम में हमने एक इलिप्स और एक हाइपरबोला को बनाया है, जैसा कि इसमें बताया गया है, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसको हमने बता दिया कि ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट पे। तो हाइपरबोला की इक्वेशन हमको, क्योंकि ये गिवन है, तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमको √2 मिल जाएगी। इसी वजह से, जैसा कि स्टेट किया गया पहली लाइन में, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1/√2 होगी। हम मान लेते हैं कि एलिप्स की इक्वेशन है ये। ऐसा इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये बता रहा है कि एक्सिस, जो एलिप्स के एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, इसलिए ऐसा माना जा सकता है। तो यहाँ पर दो चॉइस बनती है, या तो a ग्रेटर देन b और a लेस देन b हो सकता था। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं पहले a ग्रेटर देन b के लिए। तो इस केस में एसेंट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग ये लिख सकते हैं। अब क्योंकि एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स मुझे पता है, इसलिए a² इक्वल टू 2b² हो जाएगा। जब हम वैल्यू डाल देंगे a² की इसमें, तो ये एलिप्स सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसमें केवल a की अननोन है और वो है b²। अगर हम किसी तरीके से b² पता लगा लें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब जो डेटा हमने अभी तक यूज नहीं किया उसका यूज करते हैं। P पॉइंट हाइपरबोला पे है, इसलिए उसको इस तरीके से माना जा सकता है। P पॉइंट पे दोनों टेंजेंट्स की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, जैसा कि बताया गया है। तो हमने हाइपरबोला को डिफरेंशिएट करके उसका स्लोप निकाल लिया P पॉइंट पे, और एलिप्स को डिफरेंशिएट करके P पॉइंट पे उसका स्लोप निकाल लिया, और उनका प्रोडक्ट हमने -1 कर दिया क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन गिवन है। तो जैसे ही ये कर रहे हैं तो कोसेक थीटा की वैल्यू प्लस और माइनस √2 आ रही है। इसका मतलब थीटा जो है आपका वो प्लस और माइनस π/4 होगा। अगर थीटा पता चल गया तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। तो 1, 1/√2 और 1, -1/√2, ये P के पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हैं। अब क्योंकि P एक नोन पॉइंट हमें पता चल गया है, जो कि हाइपरबोला पे होने के साथ साथ इलिप्स पे भी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
इसीलिए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग इस पॉइंट को भर के। तो बी स्क्वायर जैसे ही आया तो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन मिल गई और यही आंसर है जो कि हमको फर्स्ट चॉइस में दे रखा है। बट यहां पर हम लोग एक बात नोट करें कि अगर a लेस देन बी लिया जाता और सिमिलर प्रोसेस की जाती तो ये इलिप्स की इक्वेशन हमको दूसरी वाली मिल सकती थी, पर हमको यहाँ ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग केवल फर्स्ट ही आंसर यहाँ पर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 24। इसमें हमें एक ऐसा हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस लाइन और इस हाइपरबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता हो और साथ साथ वो 3,4 से भी पास होता हो। तो यहां पर हम लोग जो हम हाइपरबोला निकालना चाहते हैं उसकी इक्वेशन मान सकते हैं किस तरीके से, s प्लस लैम्डा एल के फॉर्मेट में। s यहां पर मैं एक्सप्रेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्सप्रेशन ऑफ गिवन हाइपरबोला को बोल रहा हूं, और l जो है वो हम लोग इस लाइन के एक्सप्रेशन को बोल रहे हैं, क्योंकि हर हाल में ये एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन ऑल s प्लस लैम्डा एल को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दोनों होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। साथ साथ ये भी बोला गया है कि 3,4 से भी रिक्वायर्ड पैराबोला पास होता है। तो रिक्वायर्ड पैराबोला अगर 3,4 से पास होता है तो पुटअप कर देंगे, लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा निकलते ही हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी, मतलब बी यहाँ पर नेचुरल है, फॉर विच टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन दिस, इसके पैरेलल टेंजेंट इस हाइपरबोला के लिए बनाई जा सके। तो हमने इस हाइपरबोला के लिए m स्लोप की कोई भी टेंजेंट लिखी तो वो इस तरीके से लिखी जाएगी। अब आपको बताया जा रहा है कि ये इसके पैरेलल है तो इसकी स्लोप 1 होगी, तो अगर m1 ले लूं तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से बदल जाएगी। इसको रियल होने के लिए b की कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज अलाउड होगी, केवल 1 और 2, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 और 2 के बाद अगर नेक्स्ट नेचुरल 3 रखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इसलिए आंसर होगा 2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 27। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस दिस एंड एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस। तो हमको यहाँ पर इस हाइपरबोला की कोई टेंजेंट लेनी है और उस टेंजेंट के साथ ये दोनों लाइनें मिलके जो ट्राइंगल बनाती हैं उसका एरिया हमें बताना है। तो हमने ये इसकी कोई टेंजेंट लिख ली इस तरीके से, जो हाइपरबोला हमको गिवन था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया और उसकी कोई भी टेंजेंट पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दी। अब अगर मुझे ए पॉइंट निकालना है तो y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर लिया, ये पॉइंट आ जाएगा, और अगर इसको सॉल्व कर लूं y इक्वल टू माइनस एक्स के साथ तो हमारे पास ये b वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब जब ए और बी कोऑर्डिनेट हमें मिल गए और ओरिजिन हम पहले जानते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हमको 49/2 मिलेगा, तो आंसर यहां पर आ गया है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात एक यहां पर यह है कि ये दोनों लाइंस जो गिवन है ये इस हाइपरबोला के लिए एसिम्प्टोट्स हैं, और एसिम्प्टोट्स के साथ अगर कोई भी टेंजेंट, अगर हाइपरबोला की कोई भी टेंजेंट एसिम्प्टोट्स के साथ एक ट्राइंगल बनाती है तो उसका एरिया हमेशा फिक्स होता है, और उसका एरिया कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। अगर हमको हाइपरबोला ये दिया जाता एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसके एसिम्प्टोट लेते हैं y इक्वल टू प्लस और माइनस बी बाई ए एक्स, और इसकी कोई टेंजेंट ली जाती तो वो टेंजेंट इन दोनों एसिम्प्टोट्स के साथ जो ट्राइंगल बनाती उसका एरिया जो आता वो एरिया हमारे पास a इंटू बी होता है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो अब हम देखते हैं नॉर्मल फॉर इलिप्स और हाइपरबोला। इसमें 3 फॉर्मेट्स हैं। पहला फॉर्मेट है नॉर्मल एट p(x1, y1)। अगर इलिप्स के बाउंड्री पे कोई पॉइंट p गिवन हो या हाइपरबोला की बाउंड्री पे कोई पॉइंट p गिवन हो तो उस पॉइंट p पर बनाया गया नॉर्मल हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए हम टेंजेंट तो निकालना जानते हैं, p पे t इक्वल टू 0 से टेंजेंट लिख सकते हैं, तो टेंजेंट की स्लोप हम लोग लिख सकते हैं। टेंजेंट की स्लोप अगर हमें मिल गई तो पॉइंट हमें p पहले ही पता है, तो इलिप्स के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग ये नॉर्मल लिख रहे हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद वो नॉर्मल इस तरीके से आ जाएगा। इलिप्स के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ई का मतलब है यहाँ पर इलिप्स की एसेंट्रिसिटी से। सिमिलरली फॉर हाइपरबोला अगर हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा और वी विल गेट पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल, मतलब कि गिवन पॉइंट पे
हाइपरबोला का नॉर्मल किस तरीके से आएगा, उसकी इक्वेशन NH लिख रखी है। इस वाले केस में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ई एच स्क्वायर लिख सकते हैं। ई एच का मतलब यहां एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला से है। सेकंड फॉर्मेट में जाते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब नॉर्मल एट पी थीटा। तो ये बहुत ही सिंपल है। जो फॉर्मेट अभी हमने कैलकुलेट किया है, इस फॉर्मेट में पॉइंट पी x1 y1 की जगह पे इलिप्स के लिए a cos थीटा b sin थीटा और हाइपरबोला के लिए a sec थीटा b tan थीटा रिप्लेस कर दें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें यहां पर मिल जाएगी। ये जो हमारे पास NE आ रहा था इसमें ये वाला पॉइंट रख दें और ये जो NH आ रहा था इसमें ये वाला पॉइंट रख दें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाएंगी। दीज आर द पैरामीट्रिक फॉर्मेट्स ऑफ नॉर्मल। थर्ड फॉर्मेट में चलते हैं स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म क्या है, अगर हमें नॉर्मल की स्लोप m गिवन हो तो गिवन स्लोप का नॉर्मल हमारे पास इस तरीके से होता है। ये नॉर्मल्स की इक्वेशंस हैं फॉर इलिप्स एंड फॉर हाइपरबोला। ए की स्लोप के दो नॉर्मल पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि ए की स्लोप की दो टेंजेंट पॉसिबल थी, जैसा कि यहां फिगर में शो भी किया हुआ है। अच्छा, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं ओरली। अगर हम लोग इसकी स्लोप निकाल लें तो इसकी स्लोप कैलकुलेट की जा सकती है। इसकी स्लोप आएगी a sin थीटा अपॉन b cos थीटा, इसकी स्लोप आएगी। तो वो m के बराबर कर दें तो उससे हमको tan थीटा मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ AMB। तो tan थीटा अगर हमें मिल गया तो tan थीटा की हेल्प से हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करके और अगर नंबर 1 में रख दें तो ये sec थीटा cosec थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और इसकी जगह a m और b की टर्म्स आ जाएंगी। उसको सिंप्लीफाई करने पे ये थर्ड इक्वेशन हमें मिलती है, पर आपको ये डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी। और इसी तरीके से ये जो फोर्थ इक्वेशन है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लैम्डा की आप ऐसी वैल्यू निकालिए जिसके लिए ये लाइन इस इलिप्स की नॉर्मल हो जाए। तो देखते हैं, इस लाइन में हमें क्या पता है कि स्लोप -1 है। तो नॉर्मल हम कैसे लिखते थे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये लिखते थे। अब यहाँ स्लोप -1 पता है तो वैल्यू डाल दो, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और -1 डाल रहे हैं तो यहाँ माइनस प्लस लिख सकते हैं, दोनों ही साइन आने वाले हैं 1 एट ए टाइम। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये या ये लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल है, नोट कर लीजिए आप। तो गिवन क्वेश्चन में हमको एक हाइपरबोला दिया हुआ है और हमको ये बोला गया है कि इस हाइपरबोला का कोई नॉर्मल ट्रांसवर्स एक्सिस को पी पॉइंट और कंजुगेट एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट करता है। तो पी क्यू सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस हमें निकालना है। तो देखते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं और यहां पर पी पॉइंट होगा और यहां पर क्यू पॉइंट होगा। अगर हम लोग आर पे मतलब आर थीटा पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर दें तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लिख लेते हैं नॉर्मल को। तो क्या होगा, कोई भी नॉर्मल किस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो पी पॉइंट आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दो आप, वाई कोऑर्डिनेट को 0 करते ही आ जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा और एक्स कोऑर्डिनेट को 0 कर दो तो क्यू पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी और टेन थीटा आ गया यहाँ। तो इनका मिड पॉइंट एम जो होगा वो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा और ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2b टेन थीटा। अब इसी का लोकस निकालना है तो इसी को हम लोग h कोमा k के इक्वल ले लेते हैं। यहां पर पैरामीटर है थीटा, क्योंकि थीटा बदलने पे r बदलेगा और कोरस्पॉन्डिंगली नॉर्मल की सिचुएशन भी बदलेगी। तो सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सेक थीटा की वैल्यू आएगी 2h अपॉन ए स्क्वायर और टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 2b के अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर।
अब हम जानते हैं क्योंकि sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ आ जाएगा, अगर मैं h और k को x और y से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर E4 1 प्लस, और ये आ जाएगा 4b स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन A4 और E4 स्क्वायर्स करके, और इस कनेक्शन में हमने रख दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई पावर 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर और A4 और E4। तो दैट्स द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ आवर क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि एक्स स्क्वायर बाई 14 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। इसके पॉइंट पी थीटा पर हम लोग एक नॉर्मल बना रहे हैं, और वो नॉर्मल इसी इलिप्स को वापस Q2 थीटा पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, इसमें कुछ रफ डायग्राम बना लेते हैं, और P पर हम लोग इस तरीके से नॉर्मल बना रहे हैं P थीटा पर। तो ये नॉर्मल होगा एक्स ए बाई कॉस थीटा माइनस वाई बी बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से, जहां ए आप जानते हैं रूट 14 है और बी आपके पास यहां पर रूट 5 है। ठीक है, तो अगर ये Q2 थीटा से पास होता है, Q2 थीटा से, तो इसको पास करवा दीजिए। ये Q2 थीटा का मीनिंग क्या होगा, रूट 14 कॉस 2 थीटा और रूट 5 साइन 2 थीटा, ये होगा। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा से हमने यहाँ पर Q लिख दिया है, तो इसको पास करवा दो इससे, और इससे क्या मिल जाएगा हमको, ए स्क्वायर, मतलब कि यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए पता है हमको और बी भी पता है यहाँ पे। तो अब हम लोग वैल्यू डाल दें तो 14, और इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा और माइनस 5, और इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर हम लिखेंगे तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 कॉस थीटा यहाँ पर बच जाएगा, और 14 माइनस 5 इधर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख देता हूं। इसमें 2 आंसर आएंगे, -2/3 और 7/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से +1 क्लोज इंटरवल में ही रहती है। तो ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू है आंसर है। तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट फॉर इलिप्स और हाइपरबोला। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो इलिप्स के लिए रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहती है हमसे कि रेज इमिनेटिंग फ्रॉम वन फोकस पासेस थ्रू अदर फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इलिप्स। मतलब क्या है कि इलिप्स की किसी भी एक फोकस से इमिनेट होने वाली रेज इलिप्स की सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी वाली फोकस से पास हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो इस बात को प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम लोग रैंडमली कोई पॉइंट P चुनते हैं यहाँ पे इस इलिप्स के ऊपर, और इस इलिप्स के ऊपर रैंडमली P पॉइंट जो चुना गया उस पर हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। तो अगर इस तरीके से बनाया गया नॉर्मल PG है, तो अगर हम ये शो कर दें कि PG इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ S-PS, इस एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। और अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो एंगल I इक्वल टू एंगल R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो रेज हैं जो S' से इमिनेट हो रही हैं वो P से रिफ्लेक्ट होने के बाद S से ही पास होंगी। तो हमें एनी हाउ ये बताना है कि ये जो PG यहां पर बन रहा है ये थीटा की किसी भी चॉइस के लिए ऑलवेज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा ही होगा। तो ये शो करने के लिए हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि PS' डिस्टेंस और PS डिस्टेंस का जो रेशियो है वो S' और GS के रेशियो के बराबर होगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए जो रेशियो होते हैं वो हम लोग इसमें प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए PS' और अपॉन PS, इसको लिखा हमने EPM' अपॉन EPM, और उसके बाद फोकल डिस्टेंसेस की हेल्प से वैल्यू लिख दी, और वैल्यू लिखने के बाद हमको पता चल रहा है कि जो रेशियो आ रहा है
ये रेशियो वही आ रहा है जो कि एस डैश जी और जी एस का है, और हमने जी पॉइंट कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि हमने नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ पर लिख रखी है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 कर दिया तो पॉइंट जी मिल गया हमको। तो जो पी एस डैश अपॉन पी एस का रेशियो था दरअसल वो किसके बराबर आ गया, एस डैश जी अपॉन एस के बराबर, एस डैश जी अपॉन एस जी के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये रेशियो जो है ये डिस्टेंसेस के रेशियो, मतलब कि ये वाले जो रेशियो है मैं जो इंडिकेट कर रहा हूं ये रेशियो इन रेशियोज के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब पीजी थीटा की किसी भी चॉइस के लिए यहां पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि फाइनल आउटपुट में आप देखिए एस डैश जी और एस जी जो रेशियो है वो हमेशा ही इसी के बराबर आएगा, चाहे हम थीटा यहां पर कुछ भी ले लें। तो ये बात यहां पर प्रूव हो गई है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, और अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो यहां से इमिनेट होने वाली रे जो है एस डैश से इमिनेट होने वाली जो रेज है वो पी से रिफ्लेक्ट करने के बाद एस से पास हो जाएंगी, एंड वाइस वर्सा, अगर रेज इधर से इमिनेट होती तो वो पी से रिफ्लेक्शन के बाद एस डैश से पास हो जाती। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी फॉर एलिप्स। अब हम आगे जाते हैं फॉर हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है, हम यहां पर ये स्टेटमेंट देते हैं इसका कि कोई भी रे अगर पहली फोकस को या किसी दोनों में से किसी भी फोकस को टारगेट करके इमिनेट की जाती है, मतलब एक्सटर्नली कोई रे आ रही है जो कि टारगेट कर रही है एस को इस केस में, तो वो हाइपरबोला की सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी वाली फोकस से पास हो जाएगी। तो यहां पर इसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। पी कोई पॉइंट चुनते हैं जो कि कोई भी पॉइंट हो सकता है जो डिफाइंड है, हमने इस हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट लिया जो कि यहां पर डिफाइंड है, पी ए सेक थीटा बी टेन थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने इसको ले लिया। पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाई और वो टेंजेंट एक्सिस को जहां मीट कर रही है उसका नाम हमने टी लिख दिया। टी के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग ये शो कर दें कि एस डैश पी टी और एस पी टी ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि यहां से ये रे जो आ रही है जो इस पे रिफ्लेक्ट हो रही है और वो रिफ्लेक्शन के बाद वो किससे पास हो जाएगी, पी एस डैश एस डैश से पास हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हो गए हैं अब। तो ये जो है टेंजेंट हमारी वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगी अगर हमने ये दोनों एंगल बराबर प्रूव कर दिए तो अगेन अब इसको बराबर कैसे प्रूव करेंगे, इन दोनों एंगल्स को कैसे बराबर प्रूव करेंगे, तो जैसा कि हमने इलिप्स में किया था पी एस डैश अपॉन पी एस, तो फोकल डिस्टेंसेस की मदद से ये रेशियो निकाल लिया, और जब ये रेशियो आएगा हमारे पास तो ये रेशियो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा, एस डैश टी अपॉन टी एस के बराबर आएगा। तो जब भी ये पॉइंट डिफाइंड होगा तो ये रेशियो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, एस डैश टी अपॉन पी एस के बराबर आ जाएगा, किसका रेशियो, पी एस डैश अपॉन पी एस का रेशियो। इसका मतलब कि ये दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, मतलब कि जो टेंजेंट थी आपकी वो एस डैश पी एस के लिए किसका काम कर रही है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। तो ये भी हमने स्टेटमेंट इसका प्रूव कर दिया है कि बाहर से आने वाली कोई भी रे जो कि एक फोकस को टारगेट करती है वो हाइपरबोला की सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी फोकस से पास हो जाएगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में पी 2,3√3/2 एक पॉइंट और एक इलिप्स दे रखा है, उसकी इक्वेशन गिवन है हमको, और ये बताया गया है कि पी पॉइंट पर उस इलिप्स के लिए जब हम नॉर्मल बनाते हैं तो वो मेजर एक्सिस को क्यू पॉइंट पर करता है। अगर एस और एस डैश फोकस को इंडिकेट करते हो तो एस क्यू और एस डैश क्यू का डिस्टेंस का रेशियो आप निकालिए। तो हम लोग यहाँ पर रफ डायग्राम बना लेते हैं और इस तरीके से इसको यहाँ पर डायरेक्ट्रिसेस बना दी और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पी पॉइंट में यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, फोकस से मिला देते हैं इसको। ये एस डैश है, एस है, ये पी है, पी पर टेंजेंट है और पी पर ये कुछ इस तरीके से नॉर्मल भी मैंने बना दिया है जहां इसको ये क्यू पे मेजर एक्सिस को क्यू पे कट करता है। बाय प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि पी क्यू जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस डैश पी एस, जैसा कि यहाँ पर ये नजर आ रहा है ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है। ये बात हमने प्रॉपर्टी में पढ़ रखी है। तो अगर ये इस एंगल का एस डैश पी एस का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो रहा है जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, तो इस केस में हम लोग ये लिख सकते हैं कि एस क्यू अपॉन एस डैश क्यू जो होगा वो आपका एस पी अपॉन एस डैश पी होगा।
अब ये भी हम जानते हैं कि एस पी तो ईपीएम के बराबर होता है और एस डैश पी ईपीएम डैश के बराबर होता है, जहां मैंने एम और एम इंडिकेट अब मैं कर देता हूं यहां पर, ये एम और ये एम डैश। तो मैंने अभी ये पीएम और पीएम डैश भी मैंने यहां पर बता दिए आपको। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो पीएम डिस्टेंस कितना होगा, ए बाई ई माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ए बाई ई माइनस प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो कुल मिला के आ गया ए माइनस ई एक्स पी और ए प्लस ई एक्स पी। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। अब ए हमें पता है, यहां पर ए कितना है, ए आ रहा है 4, ई हमको पता है √1 माइनस 9/16, मतलब कि √7/4 आ जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमें पहले ही पता है 2। तो अगर वैल्यू में यहाँ पर पुटअप कर दूं तो ये टोटल वैल्यू पुटअप करने के बाद हमको मिलेगा 8 माइनस √7/8 प्लस √7, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला। तो इस पॉइंट में हमको क्या बोला गया है, इस प्रॉपर्टी में हमको क्या बताया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट्स फ्रॉम द फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू इलिप्स और हाइपरबोला इज इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस स्क्वायर, और इन केस ऑफ हाइपरबोला सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस स्क्वायर। मतलब यह है कि किसी भी इलिप्स पे अगर हम कोई टेंजेंट बना रहे हैं तो उस टेंजेंट पे अगर हम दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो उनकी लेंथ का प्रोडक्ट सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर आएगा। और अगर हम हाइपरबोला के लिए ये प्रॉपर्टी कहना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उनका प्रोडक्ट सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो प्रूव करते हैं इसको। देखिए कोई टेंजेंट हमने इस तरीके से अज्यूम कर ली, और इस टेंजेंट पे जब दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो उनकी लेंथ का प्रोडक्ट हमने यहां लिख दिया है। पॉइंट हमको पता है एस ए कॉमा 0, एस डैश हमको पता है माइनस ए कॉमा 0, लाइन हमको पता है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ का प्रोडक्ट करेंगे, ये स्टेप आ जाएगी। सिंप्लीफाई करने पे हमको पता चलेगा कि ये रिजल्ट हमको बी स्क्वायर के बराबर मिलता है। और हाइपरबोला में भी सेम कैलकुलेशन के थ्रू हमको ये बी स्क्वायर के बराबर ही मिलेगा, लेकिन वहां पर इसको हम लोग सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर बोलेंगे। तो ये तो प्रूव हो गया कि किसी इलिप्स के लिए दोनों फोकस से किसी टेंजेंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो उनकी लेंथ का प्रोडक्ट बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब इसमें एक बात और बोली गई है कि फीट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ये वाले जो एफ और एफ डैश है, ये किस पे लाई करेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। तो इसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एफ एच कोमा के एक पॉइंट है जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एक्सप्रेस कर रहा है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एफ एस की और स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो वैल्यू है उनका प्रोडक्ट -1 आएगा, क्योंकि ये जो है दोनों परपेंडिकुलर है, टेंजेंट और एस एफ, इसलिए इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1। उससे हम लोग ये लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। स्क्वायर कर दिया है मैंने, इसको उधर ले जाके ट्रांसफर करके स्क्वायर कर दिया है। एक पॉइंट और बनाते हैं हम लोग यहाँ पे कि एफ जो है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, इस टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो एफ को टेंजेंट की इक्वेशन में पुटअप कर दिया और फिर स्क्वायर कर दिया इस तरीके से। जब हम इस तरीके से बनी हुई 2 और 3 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहां पर एम स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी और फाइनल आउटपुट में आपको एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब ये प्रूव हो गया है कि जो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया था एच कोमा के, वो किस पे लाई कर रहा है, उसका लोकस क्या आ रहा है, ऑक्सिलरी सर्कल। इसका मतलब किसी भी टेंजेंट पे अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर डालें तो उनके जो फीट आएंगे दोज मस्ट लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। और यही पॉइंट हम लोग हाइपरबोला के लिए भी सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला का नेक्स्ट पॉइंट। इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिख रखा है। अब इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, इस हाईलाइट को समझते हैं। जैसे कोई इलिप्स हमको दिया गया है, यहां पर इस केस में हमने स्टैंडर्ड इलिप्स लिया है और इस इलिप्स की कोई टेंजेंट बनाई जाती है पी पॉइंट पे। पी पॉइंट हमने कैसा ले रखा है, इस तरीके से। तो कोई टेंजेंट बनाई जाती है, टेंजेंट की इक्वेशन हमने यहां लिख रखी है। तो उस टेंजेंट का वो पोर्शन जो कि डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में बनता है, वो पोर्शन कोरेस्पोंडिंग फोकस पे राइट एंगल सबटेंड करता है। ये इस हाईलाइट का पॉइंट है। तो देखिए हमारे पास पी पॉइंट है, हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट है और टी के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग टेंजेंट एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो हमको टी के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। अब हम लोग इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि पीएसएसटी की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया है कि एंगल पीएसटी π/2 हो गया।
सिमिलर प्रॉपर्टी कैन बी प्रूव्ड फॉर हाइपरबोला ऑल्सो। अच्छा, इससे एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि पीटी को डायमीटर मानकर अगर एक सर्कल ड्रॉ करें, दैट सर्कल मस्ट पासेस थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस। नोट कर दीजिए आप इसको। तो अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला। तो पहले इलिप्स के लिए यहां पर एक प्रॉपर्टी शो कर रखी है, उसको देखते हैं। इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट तो मैंने यहां लिख रखा है, ये प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है वो बताते हैं। सपोज हमने यहाँ पर कोई इलिप्स लिया है, इस केस में हमने स्टैंडर्ड इलिप्स लिया है a> b वाला। तो इसके किसी p पॉइंट पे जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में लिया गया है, अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, यहाँ पर हमने p पॉइंट को पैरामीट्रिक फॉर्म में इसलिए लिया ताकि p पॉइंट किसी भी पॉइंट को एक्सप्रेस कर पाए। तो p पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं और वो इस फिगर के जैसे x एक्सिस को t कैपिटल T और y एक्सिस को स्मॉल t पे कट कर रही है, तो टेंजेंट की इक्वेशन के थ्रू हम कैपिटल T और स्मॉल t के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अब हमारे पास कैपिटल T स्मॉल t आ गए और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से टी टी इंटू पी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब ये पी वाई क्या है, जहां वाई सेंटर से इस टेंजेंट पे डाले गए परपेंडिकुलर का फुट है। तो टी टी पी वाई का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, एक तो ये पॉइंट है, और टी टी की मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी आती है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट कैसे लाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर टी टी डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पता है। पी वाई डिस्टेंस की बात रही तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है राइट ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी वाई डिस्टेंस भी आ जाएगी। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर इसकी नहीं लिख रखी है, तो जब आप टी टी डिस्टेंस को पी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर कैंसिलेशन वी विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। सेकंड पॉइंट है इसका, टी टी की मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी है। तो आप देखिए टी पता है, स्मॉल टी पता है, तो अगर मैं टी टी डिस्टेंस निकालना चाहूं तो लिख सकता हूं। तो जब आप टी टी डिस्टेंस निकालेंगे तो सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को रिलेटिवली रेस्पेक्टिवली इसमें बदल देंगे टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में। तो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में बदलने के बाद टी टी स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो भी सकती है जब दोनों के दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाए। तो अगर ये 0 हो गया तभी टी टी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आएगी, और वो मिनिमम वैल्यू होगी टी टी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब टी टी की मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर इस तरीके से हमने बता दी।